नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा एडुफैक्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में भी मैं फीस कमेटी के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन कुछ टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों से दिल से कुछ बात करने आया हूं। मैं सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का जो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देख पा रहा हूं, वो मुझे ये मिल रहा है कि सर क्या हम फीस 10% से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, या 3 वर्ष में टोटल 10% बढ़ा सकते हैं, या एवरी ईयर 10% बढ़ा सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पहले भी दे चुका हूँ, पिछले वीडियोस में भी। फिर मैं आप लोगों को अगेन दे रहा हूँ। मैं ये जो अब जवाब दे रहा हूँ मैं आपको, पहले मैंने बताया था कि 26 अप्रैल 2016 को राजस्थान सरकार ने जो गजटेड जो अधिसूचना होती है उसके तहत एक अधिनियम पारित किया था, जिसकी राज्यपाल महोदय से उससे एक दिन पहले यानी 25 अप्रैल 2016 को अप्रूवल अनुमति मिल गई थी। उस अधिनियम में कुछ सेक्शंस गिवन है। उस अधिनियम का जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2 में क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि अनुमोदन देते समय विद्यालय स्तरीय फीस समिति यानी कि स्कूल लेवल फीस कमेटी नए सिरे से फीस की रकम का विनियमन निर्धारण करने का प्राधिकार होगा। यानी कि जो स्कूल लेवल फीस कमेटी है उसके पास अधिकार है कि वो फीस का नए सिरे से निर्धारित कर सकती है, विनियमन कर सकती है। तो यहाँ पर कहीं भी कोई परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं है। वो उसे कम भी कर सकती है, वो उसे ज़्यादा भी कर सकती है। कितना भी ज़्यादा कर सकती है, ये स्कूल लेवल फीस कमेटी पर निर्भर करता है। स्कूल लेवल फीस कमेटी क्या होती है, पिछले वीडियोज़ में मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ। लेकिन अब आपसे आशा ये करता हूँ कि आपके दिमाग से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि फ़ीस हम कितनी बढ़ा सकते हैं, कितनी नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर भी आपका दिमाग में रहे ये बात तो उसका कोई इलाज नहीं है। एक दूसरा मेन टॉपिक है, आप जो फीस बढ़ा रहे हैं वो नियमानुसार बढ़ा सकते हैं। नियमानुसार मतलब कि उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। इस लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार की थी और इस पीडीएफ को मैंने आप लोगों से कहा था कि एक सहयोग राशि के रूप में लेके मैं आपको दे रहा हूँ। जो लोग मुझसे पीडीएफ मांगी थी उनको मैं दे चुका हूँ, अभी तक उनके पास पहुँच चुकी है। आप लोगों ने उसकी स्टडी भी करी होगी और आपने देखा होगा कि ड्राफ्टिंग का लेवल क्या है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूं। मैं परिचय आप जानते हैं कि आपका छोटा भाई हूं, राजीव शर्मा। स्कूल लाइन में भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और हो सकता है कि एज जो उम्र है उसमें भी शायद जितना आपको स्कूल चलाने का अनुभव होगा उतनी शायद मेरी उम्र होगी। लेकिन 2008 में मैंने बीएड किया। पता नहीं था कि स्कूल लाइन में आऊँगा, फिर भी बीएड किया। इसलिए किया कि जो मेरे बड़े ब्रदर हैं, जो फैमिली है, यूँ कहें कि वो स्कूल लाइन में थे, अभी भी हैं, अच्छे लेवल पे स्कूल्स रन कर रहे हैं। बट मुझे दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था कि मैं इस लाइन में आऊँगा, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा और मुझे कॉरपोरेट लाइन ही पसंद थी। लेकिन घर वालों की जिद के आधार में मैंने डिग्री तो ली, बीएड की। उस टाइम पे 1 ईयर की बीएड होती थी। लेकिन फिर भी मैं बीएड लेने के बावजूद भी मैंने
कॉमर्स की कोचिंग लेता रहता था, तो जो भी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो या कॉस्टिंग से रिलेटेड हो या पर्टिकुलर किसी लॉ से रिलेटेड हो। लॉ मीन्स जैसे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भी एक लॉ ही है, जैसे हमारा सोसाइटी एक्ट है, कंपनी एक्ट है, ये सब मैं बच्चों को अच्छे लेवल पे कोचिंग चलती थी, पढ़ाता भी था। तो चूंकि नॉलेज थी तो मैंने CS मीन्स कंपनी सेक्रेटरी वो किया। ट्रेनिंग वगैरह नहीं की, लेकिन कोर्स पूरा किया। कोचिंग में इतने बिजी थे कि जॉब के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि हमें CS पूरा करके भी कहीं जॉब करना है। लेकिन भगवान की मर्जी हुई कि स्कूल लाइन में आ गया। 2016 में स्कूल के बारे में सोचा कि मुझे एक स्कूल चलानी चाहिए, कि मैं कब तक कोचिंग चलाऊंगा। बड़े ब्रदर की भी यही इच्छा थी कि कोचिंग लाइफ टाइम ठीक नहीं है, और डॉक्टर्स का भी कहना था कि दिन भर आपका बोलना, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बेचीज लेता था तो कहीं ना कहीं गले में प्रॉब्लम्स थी। तो 2016 में प्लान किया, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी। 16, 17, 17, 18 और 18, 19 ये तीनों साल एक एफिलिएशन लेने के लिए स्ट्रगल किया। एफिलिएशन नहीं मिल पा रही थी, कोई पॉलिटिकल अप्रोच थी नहीं और अभी भी नहीं है। लेकिन 18, 19 में जब फाइल लगाई तो उस साल लैंड कन्वर्जन का भी रिलैक्सेशन आया और भगवान की भी मर्जी हुई। फाइनली 2019 15 जैन को कंफर्म हुआ कि हाँ हमारा एफिलिएशन हो गया है। ये सफ़र यहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक अच्छे कॉन्फिडेंस से स्कूल चलाने ही लगे थे तो कोरोना आ गया। लेकिन कोरोना टाइम भी विशेष तौर से मेरे लिए कहूँ तो मुझे इसमें कोई लॉस नहीं हुआ। हाँ, ये कह सकता हूँ कि जितना अच्छा कर सकते थे उतना नहीं किया, लेकिन इस कोरोना के दौरान भी हमने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, ऑनलाइन भी दी और ऑफलाइन भी दी, वर्कशीट के माध्यम से भी दी। और नो डाउट पेरेंट्स ने भी कोऑपरेट किया और हमें रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, टीचर्स को सैलरी भी अच्छी, पूरी नहीं कह सकता लेकिन बहुत अच्छी सैलरी मिल गई। चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि आप लोगों को पता तो चले कि कम से कम हम जिस व्यक्ति को सुन रहे हैं वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है। मैंने आपको 10% वाला क्लियरली जवाब दे दिया है। अब मैं जो PDF पे आ जाता हूँ। ये जो PDF मैंने बनाई थी, एक सहयोग राशि 251 रुपीज़ मैंने फ़ोन पे या गूगल पे जो भी साथियों ने दिया उनको मैंने दिया, और कुछ साथियों ने बोला कि सर अभी हमारा फ़ोन पे या एक्टिव नहीं है या अभी हम नहीं दे सकते, तो मैंने उनको भी अवेलेबल करवा दी है। जो PDF मैंने अवेलेबल करवाई है उन PDF को अवेलेबल करवाने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में एक क्या बोलते हैं अच्छी खासी बाहर आ गई। एक PDF तो किसी पर्टिकुलर विशेष संगठन के अध्यक्ष महोदय का नाम और मोबाइल नंबर से आई, और वो लीगल तौर पे अधूरी थी। अब चूंकि मेरा उनसे अच्छा बोलचाला है, मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं वो, तो मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कहा भाई साहब आपके नाम से एक PDF वायरल हुई है और थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है, तो आप चाहें तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि राजीव जी क्या बात कर रहे हो, मैंने तो ऐसी कोई PDF जारी ही नहीं की। तो मैंने कहा ये देखिए भाई साहब, एक शायद एक ग्रुप है जयपुर का है, नाम लेना उचित नहीं है, उस ग्रुप में वो वायरल हुई। तो हम लोग क्या है अपना नाम या अपना अहम या कुछ भी कहें दिखाने के लिए कुछ न कुछ बहुत जल्दबाजी कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम वायरल कर देते हैं। करो, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। लेकिन
इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके द्वारा दी गई सूचना किसी के लिए नुकसानदायक। आपने फायदे के लिए दी है, आपने गुड फेथ में दी है, लेकिन थोड़ा सा प्लीज चेक कर लेना चाहिए। मैंने जो पीडीएफ बनाई है उसके लिए मैंने कम से कम ये मान के चलिए 4 से 5 दिन लगाए हैं। लोगों ने बहुत जल्दबाजी की थी, लेकिन मैंने आराम से दिया, और अभी भी मैं इसमें अपडेट करूंगा। अब मैं आप लोगों के सामने जो मेन क्वेश्चन है और मेन जो दिल की बात करने आया हूं, कल या परसों शायद मैंने एक मैसेज भी वायरल किया था कि मैं भी एक आम स्कूल संचालक हूं, जैसा मैंने आपको परिचय दिया है, लेकिन मैं डिस्कस करता हूं, खुद भी स्टडी करता हूं, और जो मेरी टीम है, जो मेरे सहयोगी है, उनसे भी डिस्कस करता हूं। हो सकता है कि हमेशा जो मैंने बताया वो सही हो, ये गारंटी नहीं होता है। जैसे अन्य लोग गलत हो सकते हैं तो मैं भी गलत हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। गलतियाँ इंसान से होती है, और इंसान गलतियों का ही क्या बोलते हैं, कठपुतली होता है। लेकिन बार बार गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए, या फिर एक गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों से जब मैं मिला इस दौरान, व्हाट्सएप पे मिला या फ़ोन पे मिला या पर्सनली भी कुछ लोगों से मिला, मीडियम कोई सा भी उनका, हिंदी हो इंग्लिश हो, कोई नहीं है। जब उनका फीस स्तर मैंने चेक किया, 2000, 2500, 3000, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जो 2000, 3000, 2500 रुपये फीस लेकर जो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, आप उसमें कहाँ से क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे? आप उसमें कहाँ से टीचर्स को सैलरी दे पाएंगे? आप कहाँ से उस बच्चे को फर्नीचर अवेलेबल करवा पाएंगे? आप कहाँ से उस रूम में फैन लगा पाएंगे? आप कहाँ से उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस कर पाएंगे? आप या तो फिर आपके पास खुद के पास, या आपके जो संस्था में जो सहयोगी हैं उनके पास इतना फंड हो कि आप ये सब कुछ मेंटेन कर पाएं। और यदि आपके पास फंड नहीं है और आप फीस भी अगर चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये भूल जाइए कि मीडियम क्या है, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी में भी बच्चे को वही सिखाया जाता है, इंग्लिश में भी वही सिखाया जाता है। हमारे जो कुछ साथी हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, ये जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, या जो सिटी में भी जो अपने को मान के चलते हैं कि मैं एक छोटे स्कूल का संचालक हूँ, आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं एक छोटे स्कूल का संचालक हूँ। स्कूल स्कूल होता है, आपके पास भी वही मान्यता है, और बड़े से बड़े स्कूल के पास भी वही मान्यता है। आपकी टीसी मार्कशीट की भी वही वैल्यू है, और उस स्कूल की टीसी मार्कशीट की वही वैल्यू है। आपके यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस बन सकता है, तो उस स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा भी आईएएस बन सकता और रह भी सकता है। सवाल ये उठता है कि आप जो एजुकेशन दे रहे हैं वो आप किस पैटर्न से दे रहे हैं, और उसका लेवल क्या है। लैंग्वेज कभी भी मायना नहीं रखती है। ये हमारे भारत देश की मान लीजिए, कुछ भी जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, चाइना ले लो, जापान ले लो, रसिया ले लो, आज भी वो लोगों को यहाँ देखा गया है, वो लोग अपनी जो लोकल लैंग्वेज होते हैं उसी के अंदर पढ़ाते हैं। खैर, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, या मैं इंग्लिश मीडियम का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद भी स्कूल इंग्लिश मीडियम में ही चलाता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन जो मेरे साथी जो हिंदी मीडियम स्कूल चला रहे हैं, या तो छोटे लेवल पे स्कूल चला रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। मेरे कुछ साथी हैं, हम लोगों ने, चूंकि मैंने कहा था ना कि मान्यता लेने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, तो वहीं पर ही मैंने एक छोटा सा, हम 10, 20, 30 लोगों का एक संगठन नहीं कह सकते, पर हाँ, हम लोगों ने मिलकर काम किया। भू रूपांतरण के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी है उस टाइम पर। तो उस टाइम पे एक हमारे में हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम संगठन नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारा एक म्यूचुअल होगा ये। तो हमारे जो साथी थे, कई लोगों ने 5-6 हज़ार से फीस से स्टार्ट किया, लेकिन जैसे कैसे करके मैंने कहा नहीं, हम लोग एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे, और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमारे पास क्वालिटी टीचर चाहिए, और हमारे पास फंड भी चाहिए। या तो अपने पास हो, या फिर हम फीस चार्ज करें। आप जो फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, या जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, आप उस बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं।
तो जब मैं आप लोगों से मिला, मैंने बातचीत करी, मेरे सामने काफ़ी कॉल्स आए पूरे राजस्थान से, और मैंने मेरे नंबर भी वायरल किए हैं। कहीं कोई मैंने ऐसा नहीं है, किसी ने भी कॉल किया तो मैंने उसको उठाया भी और जवाब भी दिया, और व्हाट्सएप पे आया तो मैंने उस पर भी जवाब दिया है। आप लोगों के दिमाग में एक कूट कूट के ये चीज़ भर दी गई है कि अगर आपने फीस बढ़ा दी तो आपके खिलाफ एक कार्रवाई हो जाएगी, अगर आपने 10% से ऊपर बढ़ा दी तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आपकी जांच हो जाएगी। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछ रहा हूँ, उस बच्चे के अधिकारों के खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है? वो बालक ये चाहता है कि उसको बैठने के लिए फर्नीचर मिले, एक अच्छा वातावरण मिले, क्लासरूम में कूलर एसी नहीं तो कम से कम एक फैन तो हो, एक क्वालिटी टीचर मिले, तो उसके लिए पैसा खर्च होगा और पेरेंट्स देने के लिए भी तैयार है। तो फिर मुझे आप ये बताइए, उस बच्चे के खिलाफ कौन जाएगा? क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी उस बच्चे के अधिकारों का हनन कर सकता है? एक क्वालिटी एजुकेशन ही तो प्राइवेट स्कूलों का सम्मान है, वही तो नाम है, वही तो आपका सर्टिफिकेट है। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ आप एक चीज देख लीजिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग वर्क कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट ही ले लीजिए, छोटी से लेकर बड़ी पोस्ट तक जितने भी लोग हैं, उनके बच्चे उनके अकॉर्डिंग प्राइवेट स्कूल में ही अध्ययन कर रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल संचालक या प्राइवेट स्कूल की क्वालिटी पर हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। और जब क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो फिर हमें फीस मांगने में किस चीज़ का डर है? हमें यही तो डर है ना कि कम हमारी फीस 10,000 कर देंगे तो बच्चा निकल के चल जाएगा। कहाँ जाएगा? क्या उस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत नहीं है? क्या उसका पेरेंट नहीं चाहता कि उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले? तो फिर आप डर क्यों रहे हो? आप में किस चीज़ का डर है? और एक कहावत सुनी है ना छोटी सी, कि ऐसा सोना क्या काम का जो कानों को ही खाए। अगर आपको फीस ही नहीं मिल रही है और आप उतना पैसा भी नहीं ले पा रहे हैं जिससे आप एक क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ वो स्कूल चलाना आपके लिए ठीक भी नहीं है। और डोंट माइंड प्लीज़, और आप चलाइए भी मत, क्योंकि आप खुद भी परेशान हो रहे हैं, आप टीचर को भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको भी सैलरी नहीं दे पाओगे, और उस बच्चे को भी आप एजुकेशन जो उसका अधिकार है वो आप नहीं दे सकते। इससे बढ़िया कम से कम शायद वो बच्चा कहीं और जगह तो जाएगा। आज एक छोटे से ट्यूशन सेंटर की बात करूं, एक बच्चा ट्यूशन भी पढ़ने जाता है तो वहां की भी मिनिमम फीस 500 है, और आप उस बच्चे को 4-5 घंटे एजुकेशन दे रहे हैं, बैठने के लिए फर्नीचर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, या आप उसको एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं और आप फीस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर आपके मन में डर है। उस डर को निकालें और आगे बढ़े। अब मैं एक छोटी सी सूचना दे देता हूँ, वीडियो 19 मिनट का हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज का वीडियो मैं बिना तैयारी करे आया था, मुझे नहीं पता था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जो मैंने 251 रुपीज़ लिया था, उस 251 से ना तो आपके कुछ होने वाला था ना मेरे कुछ होने वाला था। हाँ बेटा, मैंने इसलिए लिया था, मैं ये देखना चाहता था कि कितने लोग हैं जो एक अच्छे सिस्टम को एडॉप्ट करना चाहते हैं। और उस 251 के अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पीडीएफ दिया और फ्री कर दिया। जिन लोगों ने लिया था उन लोगों के लिए कल मैंने जूम मीटिंग कंडक्ट रखी है,
मुझे नहीं पता वीडियो कब मिलेगा, कल का मतलब ये क्या होगा, पर मैं टाइम बता देता हूँ। 3 जून को मैंने 10 बजे जूम मीटिंग रखी है। उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों की बात करूँगा। हो सकता है कुछ साथी ऐसे हैं जो अच्छी खासी फीस बढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा फीस बढ़ाना गुनाह नहीं है, लेकिन नियमानुसार बढ़ाना है। अब वो नियमानुसार क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे और आपको आमने सामने होना पड़ेगा। और उसका बेटर तरीका यही है कि या तो हम कभी कॉन्फ्रेंस करें जिसमें अपन आमने सामने बैठ सकें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं पता जो मुझे सुन रहे हैं या जिन्होंने मुझे पीडीएफ मांगी है वो कहाँ कहाँ से हैं। कोई जोधपुर से हैं, जैसलमेर से हैं, राजसमंद से हैं, भरतपुर से हैं, दौसा से हैं, और कहीं ऐसी ऐसी जगह से भी है जिन जगह का मैंने नाम भी नहीं सुना। कोई डिस्ट्रिक्ट के नाम तो मैंने सुन रखे हैं, पर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक है या जो गाँव है वो तो मैंने कभी नहीं सुना। तो सबसे बढ़िया आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी आप लोगों से पहचान हुई इस पीडीएफ के माध्यम से। तो उस 251 के अंदर मैं आपको आगे की भी बहुत सारी नॉलेज दूंगा। आगे मैं सेल करूंगा या नहीं करूंगा, बैटरी, अच्छा अभी बैटरी देखते हैं, शायद फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। ठीक है बेटा, जिनका कल तक आ जाएगा यानी 3 तारीख तक उनको दूंगा, आगे का कह नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि काफ़ी लोग हो चुके हैं। मुझे उनको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी देनी है, अच्छी उनको मतलब एजुकेशन मतलब उनको एक तरीका देना है कि किस तरीके से हम क्या क्या सुधार करें। सबसे पहला सुधार हमको अपने आप में करना है, आगे देखिए सब कुछ चेंज होगा, 100% होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों ने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। जय हिंद जय भारत।